All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we attempted the past paper question of marginal costing. With that, we completed the concept of the understanding the system of marginal costing. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस्टिंग का सेकंड मेथड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड प्रीवियसली that there are two systems of costing या two costing systems that a business can adopt. कोई भी बिजनेस दो कॉस्टिंग सिस्टम में से एक सिस्टम अडॉप्ट कर लेता है या करता है या अडॉप्ट कॉस्टिंग करने के उसके पास दो चॉइसेस होते हैं सिस्टम्स के। सर, पहला मार्जिनल कॉस्टिंग और दूसरा एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग। अच्छा, एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग को ब्रीफली सिर्फ डेफिनेशन में मैं इंट्रोड्यूस ऑलरेडी कर चुका हूं जब हमने ये टू कॉस्टिंग सिस्टम्स इनिशिएट किए थे, बिल्कुल राइट एट द स्टार्ट ऑफ द कॉस्टिंग। जब हम कॉस्टिंग पढ़ रहे थे कि कॉस्टिंग क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट सेग्रीगेशन एंड एवरीथिंग, वहां हमने ये पढ़ा था कि कॉस्टिंग के दो सिस्टम्स होते हैं सर, एक मार्जिनल और दूसरा एब्जॉर्प्शनल। हमने मार्जिनल की भी डेफिनेशन लिखी थी और फिर एब्जॉर्प्शनल की भी डेफिनेशन लिखी थी। डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन आपको पता है। फिर हमने मार्जिनल पूरा पढ़ा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग सिस्टम। सवाल आ जाता है कि सर ये एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग सिस्टम है क्या? व्हाट डू वी मीन बाय एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग सिस्टम? और सर यहां क्या होता है? तो एक दफा डेफिनेशन को दोबारा रिकैप करते हैं और यहां पे लिख देता हूं आपके सामने कि सर व्हाट इज एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग सिस्टम। नोट कीजिएगा, इट इज अ कॉस्टिंग सिस्टम वेयर अ बिजनेस एलोकेट्स नॉट। अच्छा, इस वर्ड को मैं हाईलाइट करके इसका कलर चेंज कर रहा हूं तो आप लोगों को आगे जाके समझ आएगा कि why I am doing that. It is a costing system where a business allocates not only the variable cost per unit but also, फिर से आप देखो कलर चेंज किया है मैंने, apportions. With the passage of time, as we'll be going into this topic, you would realize कि ये मैंने कलर क्यों चेंज किए हैं, why I have highlighted these two terms specifically. तो but also apportions fixed overheads per unit basis. तो अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिकैप कराऊं मार्जिनल कॉस्टिंग का, जो कि हमने लास्ट क्लास तक पढ़ा है, हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में बहुत डिटेल में ये अंडरस्टैंड किया था दैट मार्जिनल कॉस्टिंग फोकसेस ऑन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इज इट राइट? हमने ये आइडेंटिफाई किया, हमने ये मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ा है दैट मार्जिनल कॉस्टिंग एंटायरली फोकसेस ऑन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के का मतलब है कि मार्जिनल कॉस्टिंग फोकसेस ऑन टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। मार्जिनल कॉस्टिंग में टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है हमारे पास। हम मार्जिनल कॉस्टिंग में हमारा सारा फोकस टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर होता है और फिक्स कॉस्ट को हम एज अ टाइम पीरियड कॉस्ट कंसिडर करते हैं। हम उसे एज अ टाइम पीरियड कॉस्ट कंसिडर करते हैं।
हम उसे किसी भी यूनिट के ऊपर डिवाइड नहीं करते, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर डिवाइड नहीं करते, पर यूनिट उसे डिवाइड नहीं करते। ये था मार्जिनल कॉस्टिंग, जहां हमने ये पढ़ा है कि हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल के उसे मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ यूनिट से, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाता है। टोटल कंट्रीब्यूशन में से लेस करते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट, तो हमारे पास प्रॉफिट या लॉस आ जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में अब तक हमने सारा सिस्टम यही पढ़ा है। तो सर ये तो हो गया मार्जिनल कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन में हम एक चेंज करेंगे कि फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट डिवाइड करेंगे। आई रिपीट, फिक्स कॉस्ट को हम पर यूनिट डिवाइड करेंगे, उसे एज अ टाइम पीरियड कॉस्ट कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि उसे पर यूनिट डिवाइड करेंगे। ठीक है ना? तो फिक्स कॉस्ट को टोटल कंसिडर नहीं किया जाएगा, बल्कि फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट कंसिडर किया जाएगा कि एक यूनिट के ऊपर फिक्स कॉस्ट आएगी। सवाल यहां पर आ जाता है स्टूडेंट्स का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सर ये कैसे करते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है यहां पे कि सर ये कैसे करते हैं, हाउ टू डू दिस। ये जो आप बात कर रहे हैं कि हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट डिवाइड करते हैं, सर ये काम हम कैसे करते हैं? क्वेश्चन देखिएगा, मैं आपके सामने सवाल लिख रहा हूं, चेक कीजिएगा। हाउ टू apportion fixed overheads to unit basis। ये लीजिए कि सर ये काम हम कैसे करेंगे। हाउ, सर कैसे अपॉर्शन करें फिक्स ओवरहेड्स को यूनिट के ऊपर, पर यूनिट डिवाइड करना है ना सर, कैसे करें ये काम? हाउ, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, आपके सामने एक इसका एक सोल्यूशन लिखने जा रहा हूं। फोकस कीजिएगा, नोट कीजिएगा, और मुझे ये फिर बताइएगा कि डू यू अग्री विद दिस सोल्यूशन, विल यू अग्री विद दिस सोल्यूशन के हम फिक्स ओवरहेड्स को पर यूनिट बेसिस पे कैसे डिवाइड करें। तो विल यू एग्री विद दिस सोल्यूशन जो मैं लिखने जा रहा हूं? फोकस कीजिएगा। द सेफेस्ट, क्विकेस्ट एंड इजिएस्ट, तो चेक कीजिएगा, ये सबसे सेफ है, सबसे क्विक है, और इजिएस्ट मेथड है इज टू डिवाइड टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स टू total number of units produced, to total number of units produced. However, it has, however, it has certain limitations। चलो फोकस रखिएगा। सर हम ये कह रहे हैं, सवाल ये रेज हुआ था या पॉइंट ये आया था कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट बेसिस पे लेकर जाएंगे, unlike marginal costing where total fixed cost was considered as total and as a time period cost। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम टोटल फिक्स कॉस्ट को यूनिट बेसिस पे डिवाइड करेंगे, पर यूनिट लेकर आएंगे। सवाल आ गया, सर ये काम कैसे करेंगे? तो जवाब मिला या सॉल्यूशन ये मिला कि भाई सबसे आसान सेफ तरीका ये है कि जो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है, जो आपका टोटल फिक्स ओवरहेड है,
आप उसे टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो। आसान अल्फाजों में नोट कीजिएगा, बिल्कुल आसान अल्फाजों में मैं आपके सामने फिक्स ओवरहेड्स, फिक्स ओवरहेड्स पर यूनिट इसकी वर्किंग या इसका फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। मुझे ये बताएं, डू यू गाइज अग्री विद दिस? मुझे बताएं, डू यू गाइज अग्री विद दिस? क्या ये अप्रोच सही है? यस प्लीज। तो गाइज, दिस इज द मोस्ट easiest method or the safest method where we total all the fixed overheads: rent, salaries, maintenance, insurance, security, depreciation, utilities, heat and light। जितनी फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं हमारे, उनको टोटल करके अगर मैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दूं तो सुन लीजिएगा, मुझे फिक्स ओवरहेड पर यूनिट मिल जाएंगे। अच्छा, यहां पर सवाल आ जाता है स्टूडेंट का, सर ये काम हम कर क्यों रहे हैं? वाई? ये काम हम कर क्यों रहे हैं? तो चेक कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। नोट, नोट के साथ आपको मेंशन कर देता हूं, ये चेक कीजिएगा नोट, कि ये काम हम करते क्यों हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग helps a business identify profit loss made per unit by calculating total cost per unit। तो अब फोकस रखिएगा, सर ये काम हम क्यों करते हैं? वाई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग? सर मार्जिनल कॉस्टिंग में भी तो हमारे पास प्रॉफिट लॉस आ रहा है और पता चल रहा है। कॉस्टिंग का वो एक बड़ा अच्छा मेथड है, ब्रेक इवन पता चल जाता है, सेलिंग प्राइस सेट करने में मदद मिल जाती है, ऑर्डर एक्सेप्ट करें या ना करें वो पता चल जाता है, रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो जाए तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो पता चल जाता है। तो सर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मार्जिनल में ये नहीं पता चलता कि एक कैलकुलेटर कितना प्रॉफिट या लॉस दे रहा है। एक सिंगल कैलकुलेटर, एक सिंगल यूनिट क्या क्या प्रॉफिट लॉस दे रहा है, ये नहीं पता चलता। ये पता चलता है हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, और वो ऐसे पता चलता है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमें टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकाल के देता है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट। और टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल प्लस फिक्स। तो आइए हम एक सवाल पे चलते हैं। सवाल के थ्रू हम मार्जिनल और एब्जॉर्प्शनल के अप्रोचेस के डिफरेंसेस देखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की ये अप्रोच जो हमने ये रखी है, ये ठीक है, सही है, या फिर ये जो कह रहा है कि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिखा है ना, हाउ एवर इट हैज सम लिमिटेशंस, इट हैज सर्टेन लिमिटेशंस। तो सर अभी तक आपने लिमिटेशंस की कोई बात नहीं की, क्या लिमिटेशंस हैं इसकी? लेट इट बी। पहले चलते हैं हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारी वर्कबुक के पेज नंबर 197 पे, वर्कबुक के पेज नंबर 197 पे, और यहां हमारे पास
स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नंबर 1 मौजूद है, जो कि आपको क्लियरली आइडेंटिफाई करा रहा है, हाईलाइट करा रहा है, डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग। कि सर मार्जिनल और एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग की अप्रोचेस में या कैलकुलेशंस में, न्यूमेरिकल्स में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। आइए सवाल पढ़ते हैं पहले सुकून से, फिर देखते हैं कि एग्जामिनर मांग क्या रहा है हमसे। क्वेश्चन 1, समाना एंटरप्राइज provides the following information for the year ended 31st December 2019। चेक कर लीजिएगा। कह रहा है एक समाना एंटरप्राइज है, 31 दिसंबर 2019 की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स। अच्छा, अब आप ये चेक करो कि हमें सेलिंग प्राइस प्रोवाइडेड है, अवेलेबल है, हमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स भी दिए हुए हैं। क्या हम कॉस्ट सेग्रीगेशन में इनकी कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी कॉस्ट है? क्या हमने अब तक इतनी कॉस्टिंग पढ़ ली है कि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कौन सी कॉस्ट है? तो पता ये चला कि सर ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये तीनों हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट भी वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट भी वेरिएबल कॉस्ट है, और वेरिएबल ओवरहेड तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये वेरिएबल कॉस्ट है। तो तीन वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास और एक फिक्स कॉस्ट है। चेक कर लीजिएगा। अच्छा, फिक्स कॉस्ट अंडरस्टैंड करना, टोटल में है अभी राइट नाउ 40,000। ये 40,000 पर यूनिट नहीं है, ये 40,000 टोटल में है। मतलब इस साल की 2019 जो साल है, इसकी फिक्स कॉस्ट $40,000 है। आगे कह रहे हैं कि समाना एंटरप्राइज मेड एंड सोल्ड 1,000 यूनिट्स इन द ईयर। कि भैया समाना एंटरप्राइजेस ने एक साल, इस साल 1,000 यूनिट्स बनाए हैं और 1,000 यूनिट्स बेचे हैं। मतलब जो बनाए वो बेच दिए, जितने बनाए वो सारे बेच दिए। अब आप चेक करो पार्ट ए में आपसे क्या मांग रहा है। पार्ट ए में हमसे मांग रहा है कैलकुलेट द प्रॉफिट लॉस मेड इन द ईयर यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। चेक करो जरा, पार्ट ए में कह रहा है कि प्रॉफिट लॉस निकाल के बताओ मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू। जो अब तक हमने पढ़ा है मार्जिनल कॉस्टिंग, इसके थ्रू प्रॉफिट लॉस निकाल के दिखाओ। और पार्ट बी में कह रहा है कैलकुलेट द प्रॉफिट लॉस मेड इन द ईयर यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। कौन सी? एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। तो पार्ट ए में मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू प्रॉफिट लॉस निकाल के देना है, पार्ट बी में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू प्रॉफिट लॉस निकाल के देना है। तो फोकस कीजिएगा, मैं आपके सामने यहां पर सेग्रीगेशन कर रहा हूं पेज का, ठीक है ना। लेफ्ट साइड पे मैं काम करूंगा मार्जिनल पे, यहां मैं काम करूंगा मार्जिनल पे, और यहां राइट साइड पे काम करूंगा एब्जॉर्प्शन पे। और दोनों सिस्टम्स के थ्रू हम प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, ठीक है। दोनों सिस्टम्स के थ्रू हम प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, देखेंगे कि कैसे आया, क्या कितना प्रॉफिट लॉस आया समाना एंटरप्राइजेस का। तो सर सबसे पहले हमारे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेक कीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये देखिएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट विच इज 2,000।
ठीक है ना, 2000, राइट। पहले मार्जिनल पे काम करेंगे, पहले हम मार्जिनल पे काम करेंगे। सर हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ा है कि हमारा सारा फोकस टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर होता है मार्जिनल कॉस्टिंग में। मार्जिनल कॉस्टिंग में हमारा सारा फोकस टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर होता है। और इस सवाल में तीन वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास, तीन। मटेरियल 500, लेबर 800 एंड वेरिएबल ओवरहेड 200 विच इज 1500। तो इसका मतलब यह है कि सर हर एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है 1500 हमारे पास। ठीक है। हमने ये पढ़ा है कि सेलिंग प्राइस में से जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो मिलता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विच इज 500। 500, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, कि कितने यूनिट्स बेचे हैं, 1000 यूनिट्स बेचे हैं, जिसकी मदद से 500,000 हमें मिल जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन। हमें मिल गया 5 लाख का टोटल कंट्रीब्यूशन। लेस करेंगे हम टोटल फिक्स कॉस्ट 40,000। ये रही ना 40,000 टोटल फिक्स कॉस्ट, ऑलरेडी हमें प्रोवाइडेड है। तो सर इसकी मदद से हमें 460,000 के का प्रॉफिट, 460,000 का हमें प्रॉफिट मिल गया। नोट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम यही करते आ रहे हैं मुस्तकिल। आज भी हमने यही किया। आई होप कि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा। मार्जिनल कॉस्टिंग तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास में भी पास्ट पेपर को क्वेश्चन अटैम्प्ट किया तो सिमिलर था, बिल्कुल यही अटैम्प्ट किया है हमने, बिल्कुल यही फॉर्मेट है। ऐसी है ना। अब आ जाएं पार्ट बी पे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के ऊपर। अब आ जाएं जरा पार्ट बी पे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के ऊपर, जहां फिक्स कॉस्ट को टोटल नहीं बल्कि पर यूनिट कंसिडर करना है। आई रिपीट, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमें फिक्स ओवरहेड्स को टोटल नहीं बल्कि पर यूनिट कंसिडर करना है। चेक कीजिएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 2000, ये लीजिए, ये तो यही रहेगी ना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो यही रहेगी। नाउ लेस टोटल कॉस्ट पर यूनिट, ये चेक करें। दोनों में फर्क नजर आएगा आप लोगों को, मार्जिनल भी सामने ही मौजूद है। रखा ही ये सवाल इसलिए ताकि आपको फॉर्मेट का फर्क और अप्रोच का डिफरेंस, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यहां फोकस है टोटल कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर, और ये ऑलरेडी यहां पे लिख चुका हूं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हेल्प्स अ बिजनेस आइडेंटिफाई प्रॉफिट लॉस मेड पर यूनिट बाय कैलकुलेटिंग टोटल कॉस्ट पर यूनिट। तो अब आप अंडरस्टैंड करो, टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए हमें यहां पर दो कॉस्ट चाहिए होंगी। एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और दूसरी हमें चाहिए होगी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। ये लीजिए, ठीक है ना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए होगी हमें, और हमें चाहिए होगी टोटल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। तो सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो हमें ऑलरेडी अवेलेबल है 1500, 1500। ये हमें ऑलरेडी पता है 1500। सर टोटल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नहीं पता।
क्योंकि दी नहीं है टोटल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। हमें तो टोटल फिक्स कॉस्ट दी हुई है, पर यूनिट नहीं दिया हुआ। तो आइए जरा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये वाला है ना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, चेक कीजिएगा। जहां टोटल फिक्स ओवरहेड्स को टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना है, नोट कीजिएगा मैं आपके सामने। फिक्स ओवरहेड्स पर यूनिट। तो सर $40,000 का फिक्स ओवरहेड है टोटल, एंड 1,000 नंबर ऑफ यूनिट्स है 1,000। तो ये आ गया $40 पर यूनिट। इज दिस राइट? इज दिस राइट? क्या हर एक यूनिट के ऊपर फिक्स कॉस्ट $40 आ गई? यस और नो? तो सर ये आ गई हमारे पास फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। टोटल 40,000 फिक्स कॉस्ट है और 1,000 यूनिट्स है हमारे पास, तो एक यूनिट के ऊपर $40 की फिक्स कॉस्ट आ गई। अच्छा, इसमें रेंट, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, सैलरी सब कुछ इंक्लूडेड है इस $40,000 में ना। ये तो टोटल है। अब अंडरस्टैंड करना, ये हो गई 40 फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, हो गई 40, ठीक है ना। जिससे टोटल कॉस्ट पर यूनिट आ गई हमारे पास 1540, 1540। 1540 हमारे पास 1540 की फिक्स कॉस्ट पर, टोटल कॉस्ट पर यूनिट आ गई। अब आप ये चेक कीजिएगा, ये आ गया 460। आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज दिस 460? व्हाट इज दिस 460? ये क्या है? व्हाट इज दिस 460? बिस्मा, हामिद, हमजा, कियान, महराज, उमर, शायान, व्हाट इज दिस 460? ये क्या है 460? क्या बता रहा है हमें ये 460? सर जब सेलिंग प्राइस में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दो, टोटल कॉस्ट, तो ये हमें बता रहा है प्रॉफिट पर यूनिट। ये हमें बता रहा है प्रॉफिट पर यूनिट, हर यूनिट के ऊपर कितना प्रॉफिट है। तो अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ यूनिट से, विच इज 1,000। चेक कीजिएगा, तो सर 460,000 मेरा प्रॉफिट आ गया। अब आप गौर से देखें और चेक करें, सर मार्जिनल से भी 460,000 आया है और एब्जॉर्प्शनल से भी 460,000 आया है। तो सर ये क्या बात हो गई? ये तो सेम फिक्स कॉस्ट, ये तो सेम प्रॉफिट आ गया। फिर दोनों अलग अलग पढ़ने की क्यों, क्या जरूरत पड़ी है सर हमें? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है स्टूडेंट्स के माइंड में। स्टूडेंट्स आफ्टर दिस क्वेश्चन वेरी ऑफन आस्क मी, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क मी कि सर फिर हमें दो सिस्टम अलग अलग पढ़ने की और पढ़ाने की क्या जरूरत है? सर जब दोनों से सेम प्रॉफिट आ रहा है, तो मैं उन्हें कहता हूं रुको जरा, सबर करो, पहले जरा क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। भाई इतनी जल्दी नहीं है, ठीक है ना। पहले जरा क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, आइए क्वेश्चन 2 को देखें जरा। इस क्वेश्चन 2 के बाद बात करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन 2 के बाद बात करेंगे। तो क्वेश्चन 2 में हमारे सामने, तो सर यहां हम हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पे। फोकस कीजिएगा, कह रहा है समाना एंटरप्राइज प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अच्छा, फिर से 31 दिसंबर 2019 की इंफॉर्मेशन दी है और पूरे साल की इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है ना, फॉर द ईयर। तो ईयर का मतलब है पूरा साल। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 2,000, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 500, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 800, वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट। ये तो ये तो ऑलमोस्ट सिमिलर इंफॉर्मेशन, ये तो सेम इंफॉर्मेशन हो गई पिछले सवाल वाली। तो सर क्या इस सवाल में कुछ अलग है? ये तो बिल्कुल सेम इंफॉर्मेशन है पिछले सवाल वाली।
बिल्कुल यही तो था सब। सेलिंग प्राइस भी 2000, मटेरियल 500, लेबर 800, वेरिएबल ओवरहेड 200, फिक्स ओवरहेड भी 40,000। सर सब कुछ तो सेम है, तो डिफरेंस कहां है? डिफरेंस यहां है। समाना एंटरप्राइज made 2000 units, however sold only 1000 units in the year. अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। इस सवाल में बना 2000 यूनिट्स रहे हैं, बेच 1000 यूनिट्स रहे हैं। पिछले सवाल में बनाए भी 1000 थे और बेचे भी 1000 थे, जितने बनाए थे उतने बेचे थे। यहां बना रहे हैं 2000 यूनिट्स और बेच पा रहे हैं 1000 यूनिट्स। इसका मतलब यूनिट्स प्रोड्यूस एंड यूनिट सोल्ड में फर्क है। तो आइए देखते हैं कि क्या इससे मार्जिनल या एब्जॉर्प्शन पे कोई फर्क पड़ता है। चेक कर लेते हैं। कैलकुलेट द प्रॉफिट लॉस मेड इन द ईयर यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग and calculate the profit loss made in the year using absorption costing। तो once again मैं आपके सामने पेज को डिवाइड कर रहा हूं। मैं एक दफा फिर से आपके सामने पेज को डिवाइड कर रहा हूं। लेफ्ट साइड पे मैं काम करूंगा मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर, राइट साइड पे काम करूंगा मैं एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के ऊपर। ठीक है, यहां मार्जिनल कॉस्टिंग और यहां एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। चेक कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। सर मार्जिनल कॉस्टिंग में वंस अगेन सबसे पहले सेलिंग प्राइस पर यूनिट विच इज 2000 लेस टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट which is 1500, 500 is the contribution per unit multiplied by number of units sold। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। बनाए 2000 हैं लेकिन बेचे सिर्फ 1000 हैं। तो अंडरस्टैंड कर लेना इस बात को, जब तक बेचोगे नहीं तब तक कंट्रीब्यूशन थोड़ी कमा सकेंगे। जब तक हम बेचेंगे नहीं तब तक हमें कंट्रीब्यूशन थोड़ी मिलेगा। कंट्रीब्यूशन मिलेगा ही उस सूरत में जब बेचेंगे और सेलिंग प्राइस से वेरिएबल कॉस्ट कवर होगी और फिर बचत होगी। वो बचत गिरेगी फिक्स कॉस्ट की बास्केट में या प्रॉफिट की बास्केट में। तो बेचेंगे तो बचत होगी। तो बनाए 2000 यूनिट से बेचे 1000 यूनिट है, तो बचत 1000 यूनिट्स पर हो रही है। तो नोट कर लीजिएगा 1000 यूनिट्स बेचे हैं, जिससे हमारी टोटल कंट्रीब्यूशन 500,000 हो गई। चेक कीजिएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन 500,000 हम लेस करेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट विच इज 40,000। तो आप ये चेक कर लें, प्रॉफिट आ गया वंस अगेन 460,000। प्रॉफिट आ गया 460,000। मार्जिनल पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा इस बात का, और पड़ेगा भी नहीं। यूनिट जितने भी बना लो फिक्स कॉस्ट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिक्स कॉस्ट विल नॉट चेंज एज पर द यूनिट्स, और मार्जिनल कॉस्ट पे तो वैसे ही टोटल कंसिडर करते हैं हम उसे।
2,000 नहीं, 3,000 बना लो, 4,000 बना लो, 5,000 बना लो, 5 लाख ही रहेगी ये। और ये टोटली कंसिडर की जाएगी, यूनिट्स बनाए नहीं बनाए, बेचे नहीं बेचे, इररिस्पेक्टिव। अब चलते हैं जरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के ऊपर। यहां पर आएगा एक चेंज, तो आप लोग अटेंशन दीजिएगा, फोकस रखिएगा। क्या चेंज आएगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, नोट कर लेना इस बात को। सर सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये चेक कर लीजिएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये 2,000 ही है हमारे पास, ये 2,000 ही है, 2,000 ही रहेगा, ठीक है ना। अब लेस करेंगे हम यहां टोटल कॉस्ट पर यूनिट। तो सर टोटल कॉस्ट पर यूनिट के लिए हमें एक तो टीवीसी पर यूनिट यूज करना है, टीवीसी पर यूनिट जो कि 1,500 है, और हमें निकालना है टीएफसी पर यूनिट, टोटल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। तो आइए यहां पर टोटल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं आपके सामने। नोट कीजिएगा, चेक कीजिएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स विच इज 40,000। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स है हमारे 40,000। मुझे ये बताएं इसको हमें कौन से यूनिट से डिवाइड करना होता है। ये देखो हाईलाइट किया हुआ है, पहले से ही वर्ड इधर लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से। आई रिपीट, हम इसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से, कि जितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं उस पे डिवाइड करेंगे फिक्स ओवरहेड्स को। तो मुझे बताओ यहां हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। सर हमने प्रोड्यूस किए हैं 2,000 यूनिट्स, हमने प्रोड्यूस किए हैं 2,000 यूनिट्स, चेक कर लीजिएगा 2,000 यूनिट्स। तो क्या एक यूनिट पर $20 की फिक्स कॉस्ट आ गई, $20 पर यूनिट, टीएफसी पर यूनिट $20 आ गई। चेक कर लीजिएगा, नोट कीजिएगा, 1,500 टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है और $20 टोटल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है। ये हो गई 1520, 1520। तो अब आप चेक कीजिएगा 480, ये आ गया प्रॉफिट पर यूनिट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से, कौन से नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480,000 का प्रॉफिट आ गया। मुझे ये बताएं क्या प्रॉफिट में फर्क आ गया, यस और नो? क्या प्रॉफिट की वैल्यूज में डिफरेंस आ गया? अब सवाल स्टूडेंट्स का ये भी आ जाता है, सर क्यों, सर क्यों आया डिफरेंस, सर क्यों आ गया ये डिफरेंस, सर प्लीज सर बताएं सर, सर ये डिफरेंस क्यों आ गया, वाई क्यों आ रहा है सर, ये डिफरेंस आना तो नहीं चाहिए। सर इंफॉर्मेशन तो सेम ही है ना हमारे पास, इंफॉर्मेशन तो यही है ना सर, इसी क्वेश्चन से आपने दोनों कॉस्टिंग सिस्टम के थ्रू क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, ये एक है, सवाल तो एक ही है ना, इंफॉर्मेशन तो यूनिफाइड है और सेम है। सर फिर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है 20,000 के प्रॉफिट का? सर फिक्स कॉस्ट तो मार्जिनल में भी 40,000 ही है और एब्जॉर्प्शनल में भी 40,000 ही है, तो सर ये फिर डिफरेंस क्यों आ गया, प्लीज जरा बताएं। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं आपके सामने एक नोट लिख रहा हूं और फिर उस नोट को पढ़ेंगे तो आपको बात समझ आएगी
कि ये 20,000 का प्रॉफिट का डिफरेंस क्यों आया है, वाई। नोट, इस नोट पे फोकस कीजिएगा। नोट, द $20,000 difference has occurred because of 1,000 units of closing inventory, as in तो सर कंटिन्यू कर रहे हैं अपने पॉइंट को कि सर जो 20,000 का डिफरेंस आया ये क्यों आया। मैंने कहा नोट लिखते हैं और फिर हम इसको नोट लिखने के बाद इस पे बात करेंगे। एज इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, फिक्स्ड overheads, as in absorption costing, fixed overheads are divided on per unit basis. So, $20 fixed cost per unit along 1,000 closing inventory is transferred, या which makes total of 20,000 is transferred to the next time period. तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। मैं जो आप लोगों से सवाल पूछने लगा हूं, मुझे इसके जवाब दीजिएगा जल्दी जल्दी। मैं जो आपसे सवाल पूछने लगा हूं, मुझे इसके जवाब दीजिएगा जल्दी जल्दी, तो आपको ये बात समझ आएगी। मुझे ये बताएं, एबीसी लिमिटेड की फिक्स कॉस्ट कितनी थी? टोटल फिक्स कॉस्ट, एबीसी लिमिटेड की टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी थी? $40,000। $40,000। एबीसी लिमिटेड ने कितने यूनिट्स बनाए? एबीसी लिमिटेड ने कितने यूनिट्स बनाए? सर 2,000 यूनिट्स बनाए, 2,000 यूनिट्स। एक यूनिट के ऊपर कितनी फिक्स कॉस्ट आ गई? एक यूनिट के ऊपर $20 की फिक्स कॉस्ट आ गई। अब अंडरस्टैंड करना इस बात को, फोकस करना इस बात को कि एक यूनिट के ऊपर $20 की फिक्स कॉस्ट आ गई। बनाए इस साल 2,000 हैं, लेकिन बेचे सिर्फ 1,000 हैं। तो जो 1,000 यूनिट्स क्लोजिंग में पड़े हुए हैं, उन पे भी कुछ फिक्स कॉस्ट लगी हुई है, जो कि इस साल कंसिडर नहीं की जा रही एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम ये नहीं देखते कि फिक्स कॉस्ट किस टाइम पीरियड की है, बल्कि हम उसे पर यूनिट डिवाइड कर देते हैं। अब ये है $20,000 की कॉस्ट, 2019 की, 2019 के ईयर की है।
लेकिन ये उस इन्वेंट्री के साथ अगले टाइम पीरियड में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। है ये फिक्स कॉस्ट 2019 की, लेकिन क्योंकि 2019 में हमने सारे यूनिट्स नहीं बेचे, तो कुछ फिक्स कॉस्ट उस क्लोजिंग इन्वेंट्री के ऊपर भी मौजूद है राइट नाउ, और वो अगले टाइम पीरियड में ट्रांसफर हो रही है। 1000 यूनिट्स हैं जो क्लोजिंग में मौजूद हैं, और हर यूनिट के ऊपर $20 की फिक्स कॉस्ट है। डू द मैथ्स, द टोटल विल बी $20,000। और इसी $20,000 का तो डिफरेंस आ रहा है, यही $20,000 का तो डिफरेंस आ रहा है। मुझे बताएं, क्या ये बात समझ आई? यस प्लीज, यस प्लीज। तो सर यहां तक सारी चीज क्लियर हो गई, हमें समझ आ गया कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम क्या कर रहे हैं। हम फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट डिवाइड कर रहे हैं। और सर ये $20,000 का डिफरेंस इसीलिए आया क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस एंड नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड में फर्क आ गया। मार्जिनल में तो इररिस्पेक्टिव कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन एब्जॉर्प्शन में हम फिक्स ओवरहेड को पर यूनिट डिवाइड करते हैं, फिक्स ओवरहेड को पर यूनिट डिवाइड करते हैं। तो इसलिए वो फर्क आ गया कि यूनिट्स प्रोड्यूस एंड यूनिट सोल्ड में डिफरेंस आ गया। सर आपने यहां पर एक बात लिखी है, हाउ एवर इट हैज सर्टेन लिमिटेशन। सर आपकी बात काफी हद तक समझ तो आ गई है कि फिक्स ओवरहेड को पर यूनिट डिवाइड करेंगे और ऐसे डिवाइड करेंगे कि टोटल फिक्स ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। तो सर इसमें फिर लिमिटेशंस क्या हैं? मतलब इतना आसान मेथड है और इतना अच्छा मेथड है, तो बड़ा आसान मेथड है और बहुत अच्छा मेथड है सर। ये तो मार्जिनल से भी आसान है, ये तो मार्जिनल से भी आसान हुआ। बस टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ यूनिट से, तो आपको फिक्स कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगी। सर इसमें मुश्किल क्या है, प्रॉब्लम क्या है? तो आइए जरा एक प्रॉब्लम रेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? एक प्रॉब्लम रेस करने की कोशिश करते हैं। फ्यू प्रॉब्लम्स नॉट डिस्कस सो फार रिगार्डिंग, मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो नहीं कहूंगा प्रिसाइजली, ये चेक कीजिएगा, मैं इसको करेक्ट करूंगा यहां पे। मैं इसको प्रिसाइजली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नहीं कहूंगा, बल्कि ये चेक कीजिएगा, फ्यू प्रॉब्लम्स नॉट डिस्कस सो फार रिगार्डिंग फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट। ये जो हमने फिक्स ओवरहेड्स पर यूनिट पढ़ा है ना, हमने जो फिक्स ओवरहेड्स पर यूनिट पढ़ा है, जो ये हम पढ़ते आ रहे हैं फिक्स ओवरहेड पर यूनिट, और पिछले 2 सवालों में भी अटैम्प्ट किया, इससे रिगार्डिंग है ना कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं, कुछ प्रॉब्लम्स। तभी आपको ये लिमिटेशन वाली बात समझ आएगी, तभी आपको ये लिमिटेशन वाली बात समझ आएगी। जब केस सामने होगा तो लिमिटेशन वाली बात समझ आएगी। आइए इस केस को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एबीसी लिमिटेड फिक्स्ड एनुअल ओवरहेड्स amounts to $300,000. They produced 1,000 ordinary and 1,000 sports cycles during the year. What is the total fixed overhead absorbed by each variant? अब आप अंडरस्टैंड करना, फोकस कीजिएगा। पिछले सवाल में ना, पिछले सवाल में प्रोडक्ट एक ही था, उसने कहीं भी ये नहीं बोला कि समाना एंटरप्राइजेस दो प्रोडक्ट या मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, दो से ज्यादा। कहीं भी ये नहीं बोला, बोला एक ही प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, ये ही है बस, 2000 उसी के बना रहे हैं और 1000 उसके बेचे। लेकिन अब यहां पर है ना एबीसी लिमिटेड
दो किस्म की साइकिल्स बनाता है, दो टाइप्स की साइकिल्स। एक वो बनाता है ऑर्डिनरी का वेरिएंट, और एक वो बनाता है स्पोर्ट्स का वेरिएंट। ठीक है ना? एक एबीसी लिमिटेड ऑर्डिनरी साइकिल्स बनाता है, और एक स्पोर्ट्स ऑर्डिनरी टाइप बनाता है और स्पोर्ट्स टाइप बनाता है। और फिक्स ओवरहेड्स हैं 3 लाख, 300,000। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं, बहुत सिंपल। दो सवाल पूछूंगा, मुझे जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। कह रहा है, बताओ भाई, ऑर्डिनरी की कितनी साइकिल्स बनाई हैं उसने एक साल में, ऑर्डिनरी की, और स्पोर्ट्स की भी कितनी साइकिल्स बनाई हैं उसने? तो सर ये लिखा हुआ, ऑर्डिनरी की 1000 साइकिल्स बनाई हैं और स्पोर्ट्स की भी 1000 साइकिल्स बनाई हैं। जरा चेक कीजिएगा, गौर से देख लीजिएगा। सर ऑर्डिनरी की भी 1000 साइकिल्स बनाई है, मतलब 1000 यूनिट्स। ऑर्डिनरी के 1000 यूनिट्स बनाए हैं, और स्पोर्ट्स के भी 1000 यूनिट्स बनाए गए हैं। ठीक है ना? स्पोर्ट्स के भी 1000 यूनिट्स बनाए गए हैं। स्पोर्ट्स की भी 1000 साइकिल्स बनाई गई हैं, ऑर्डिनरी की भी 1000 साइकिल्स बनाई गई हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट फैक्ट्री की। अच्छा, अब मेरा जो दूसरा सवाल है, भाई ये बताओ, ये जो $3 लाख हैं, ये जो $3 लाख हैं, 300,000, मुझे ये बताओ, ये ऑर्डिनरी के हैं या स्पोर्ट्स के हैं? जल्दी से मुझे ये बताएं, ये ऑर्डिनरी के हैं या स्पोर्ट्स के हैं? ये किसके हैं सर? ये जो 300,000 फिक्स ओवरहेड्स हैं, ये जो पूरे साल के 300,000 फिक्स ओवरहेड्स हैं, सर ये किसके हैं? ये ऑर्डिनरी को बिलोंग करते हैं या स्पोर्ट्स को बिलोंग करते हैं? तो पता चला कि सर ये ना ऑर्डिनरी को बिलोंग करते हैं, ना स्पोर्ट्स को बिलोंग करते हैं, बल्कि ये फैक्ट्री को बिलोंग करते हैं, बिजनेस को बिलोंग करते हैं। बिजनेस। ऑर्डिनरी बने ना बने, स्पोर्ट्स बने ना बने, ये फिक्स कॉस्ट तो लगेगी 3 लाख। लेकिन सर हमें तो इसको पर यूनिट डिवाइड करना है, इस 3 लाख को। हमें तो इस 3 लाख को पर यूनिट डिवाइड करना है। तो नोट कीजिएगा, हमने तो ये पढ़ा है कि फॉर्मूला है फिक्स ओवरहेड्स, फिक्स ओवरहेड्स पर यूनिट, फिक्स ओवरहेड्स पर यूनिट 300,000। और सर टोटल कितनी साइकिल्स बनाई? टोटल हमने 2000 साइकिल्स बनाई। टोटल हमने टोटल हमने 2000 साइकिल्स बनाई है ना, 1000 ऑर्डिनरी की और 1000 स्पोर्ट्स की। टोटल हमने 2000 साइकिल्स बनाई हैं, 1000 ऑर्डिनरी की और 1000 स्पोर्ट्स की। सही है ना? तो क्या इस हिसाब से 150 पर यूनिट फिक्स कॉस्ट आ गई? क्या इस हिसाब से फिक्स कॉस्ट पर यूनिट $150 आ गई? एक यूनिट की फिक्स कॉस्ट $150 आ गई, 150 स्पोर्ट्स पे भी और 150 ऑर्डिनरी पे भी। इसका मतलब ये कि सर ऑर्डिनरी की 1000 साइकिल्स पे टोटल 150,000 की फिक्स कॉस्ट जाएगी, और स्पोर्ट्स की भी 1000 साइकिल्स के ऊपर टोटल 150,000 की फिक्स कॉस्ट जाएगी। तो आप ये देखो, 3 लाख की फिक्स कॉस्ट को हमने दोनों के ऊपर डिवाइड कर दिया, और नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ यूनिट से। अब एबीसी लिमिटेड हमें आगे दोनों साइकिल्स की फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल है 400, डायरेक्ट लेबर है 250, ये ऑर्डिनरी का है, स्पोर्ट्स पे 900 और 750। अब आप ये देखो, सवाल आया हमारे पास, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ ईच वेरिएंट। एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि बताओ भाई, एक ऑर्डिनरी की साइकिल की टोटल कॉस्ट क्या है और एक स्पोर्ट्स की साइकिल की टोटल कॉस्ट क्या है।
एक ऑर्डिनरी की साइकिल की टोटल कॉस्ट क्या है और एक स्पोर्ट्स की साइकिल की टोटल कॉस्ट क्या है, तो मैं आपके सामने, नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, मैं आपके सामने यहां पर ऑर्डिनरी पे काम कर रहा हूं और यहां पर स्पोर्ट्स पे काम कर रहा हूं। चेक कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, फिर डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, और फिर फिक्स ओवरहेड्स पर यूनिट। तो 400, 250 और 150। ऑर्डिनरी की हर एक साइकिल पे $150 की फिक्स कॉस्ट आई है। तो चेक कीजिएगा, $800 एक साइकिल की कॉस्ट आ रही है। ऑर्डिनरी की एक साइकिल की टोटल कॉस्ट आ रही है। स्पोर्ट्स पे 900, 750 एंड 150। 1800 की फिक्स कॉस्ट आ रही है पर यूनिट। 1800 की टोटल कॉस्ट आ रही है पर यूनिट। अब सवाल यह आ जाता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट राइट नाउ। आई होप कि आप इस वक्त मेरी बात सुनेंगे और समझेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर रेज होता है। नोट, नोट, चेक कीजिएगा, नोट। आर स्पोर्ट्स एंड ऑर्डिनरी variants same? Do they require same skilled workers? Do they require same production time? Are they are they both taking same resources to be produced? सवाल बनता है कि सर क्या ये दोनों साइकिल के जो वेरिएंट्स हैं, ऑर्डिनरी और स्पोर्ट्स, क्या ये सेम है? क्या इनको सेम स्किल वर्कर्स की जरूरत है? क्या ये सेम प्रोडक्शन टाइम में बनते हैं? ऑर्डिनरी की भी 1000 साइकिल्स बनी हैं और स्पोर्ट्स की भी 1000 साइकिल्स बनी हैं, लेकिन क्या ये दोनों सेम टाइम में बनी है? पॉसिबिलिटी है कि स्पोर्ट्स को ज्यादा टाइम लगता हो, पॉसिबिलिटी है स्पोर्ट्स में ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत हो, पॉसिबिलिटी है कि स्पोर्ट्स ज्यादा डिपार्टमेंट से गुजरता हो। दोनों को सेम रिसोर्सेस की जरूरत नहीं है। द आंसर इज, चेक कीजिएगा, नो। द आंसर इज नो। ये दोनों सेम वेरिएंट्स नहीं हैं, ये दोनों सेम रिसोर्सेस नहीं ले रहे होंगे, ये दोनों सेम प्रोडक्शन टाइम में नहीं बन रहे होंगे। तो पॉइंट ये आता है, देन हाउ कम दे आर sharing same amount of fixed
ओवरहेड्स, फिक्स ओवरहेड्स, ये लीजिए सर। जब ये दोनों सेम रिसोर्सेज और सेम टाइम नहीं ले रहे, तो फिर ये दोनों सेम ओवरहेड्स कैसे एंजॉय कर रहे हैं या सेम ओवरहेड्स कैसे शेयर कर रहे हैं? क्या ये ऑर्डिनरी साइकिल की मैनेजमेंट या ऑर्डिनरी साइकिल की टीम के साथ अनफेयर नहीं है? सो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। हमने ये आज मुद्दा रेस किया है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मुझे बताएं, सो फार टुडेस क्लास क्लियर? यस प्लीज।